गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने प्लानिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि मैनेजमेंट का फंडामेंटल और बेसिक फंक्शन है। प्लानिंग के अंदर हमने डिसाइड किया था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, यही कॉन्सेप्ट था प्लानिंग का। आफ्टरवर्ड्स हमने डिस्कस करा इसकी फीचर्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लानिंग का प्रोसेस, राइट। आई होप आपने लास्ट क्लास लगाई होगी और आपको समझ आ गया होगा। अब प्लानिंग प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज समथिंग दैट इज कंटिन्यू इन नेचर। कोई चीज कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। अब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग का मतलब हमें पता था कि प्लानिंग का मतलब है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सो वी कैन से इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारा यहाँ पे रिविजन हो रहा है। हमने ये पढ़ा था कि प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना है एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है। सो ये प्रोसेस क्या है? डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग तो करना है, बट व्हाट अबाउट, हमें डिसीजन किस चीज के बारे में करना है? अबाउट द प्लान, मेकिंग आउट द प्लान। हमें प्लान बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्लानिंग एक एक्टिविटी है, उसके लिए हमें सर्टेन लॉजिकल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मैनेजर्स को कुछ लॉजिकल स्टेप्स लेने पड़ते हैं सो दैट वो अपने प्लानिंग प्रोसेस को, जो उन्होंने सोचा है, प्लान जो किया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपके लिए स्टेप्स आपके पास चाहिए, दैट इज प्लानिंग बेसिकली। तो अब हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं, ठीक है। आइए वन बाय वन हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्लान अगर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला उसका जो पॉइंट है दैट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्लान को अचीव करने के लिए आपके पास उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वही यहाँ पे लिखा है। अब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर डिपार्टमेंट के और यूनिट जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन आता है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल इसने यहाँ कोट करी है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सेल्स को 20% से बढ़ाना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर सेल्स इंक्रीज होंगी तो प्रोपोर्शनेटली सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दे पाएंगे, अच्छा बोनस दे पाएंगे। उससे क्या होगी? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो अल्टीमेटली एक सेल को इंक्रीज करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इंक्रीज हो पा रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है व्हाट इज प्रेमिसेस, हाउ वी डेवलप प्रेमिसेस। तो सबसे पहले इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है कि हमारी जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के साथ कंसर्न होती है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। तो प्लानर को क्या करना होता है? उसे देखना होता है कि यार प्लानिंग के साथ मैं डील कर रहा हूँ, फ्यूचर के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ। माइट भी ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी विन और लूज दोनों है, 50-50 पॉसिबिलिटी है आपके पास। अब इस चीज से निकलने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ बेसिक एजम्पशंस बनाते हैं कि मान के चलते हैं, जैसे मैं मान के चलती हूँ कि भाई पॉजिटिव ही सोचो। मान के चलते हैं भाई मैंने 20% सोचा है तो मेरा 20% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उस एजम्पशन कि अगर मैं इस 20% सेल को इंक्रीज करती हूँ, इसमें मुझे एडजस्ट भी करना पड़ेगा कि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, मैंने कहीं ब्याज पे पैसा उठाया, मुझे वहां भी इंटरेस्ट रेट चुकाने, उसके बाद भी मेरी इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि हम अच्छा सेल्स विड्रॉ कर सकते हैं, प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं, सैलरी बोनस ग्रोथ विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदाजे के ऊपर, हमारी अजम्पशंस के ऊपर जो पॉसिबिलिटी हमने डेवलप करी है, दैट इज बेसिकली डेवलपिंग द प्रेमिसेस। आइए रीड करते हैं। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मैनेजर हैज टू मेक सर्टेन assumptions अबाउट द फ्यूचर। दीज assumptions आर कॉल्ड प्रेमिसेस। क्लियर है? हमें क्या करना होता है कि हमें थोड़े से फोरकास्ट लगाने होते हैं, एग्जिस्टिंग प्लान्स को मॉडिफाई करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसी। के लास्ट टाइम हमने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था। क्लियर है? जिसमें मैंने डिस्कस किया इंटरेस्ट रेट का आपको ध्यान में रखना है। आपने अगर कैपिटल उठाया तो उसके ऊपर आप कितना
प्राइस पे कर रहे हो, आपके टैक्स रेट्स क्या हैं, तो एक्यूरेट फोरकास्ट जो है वो आपके प्लान्स को सक्सेसफुल बना देते हैं। अंदाजे से ही तो सारा काम होता है, राइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपकी असम्पशंस बन गई, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको पता है आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को या किसी गोल को अचीव करने के, लेकिन आप प्लान्स बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने 12th बोर्ड के लिए या आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, whether you are preparing for higher education, whether you are preparing for any kind of competitive examination, आप प्लान बनाते हो कि भाई मैं मॉर्निंग उठ के पढ़ूंगा इतने घंटे, नहीं मैं ना नाइट में पढ़ूंगा, ठीक है, या मैं जॉब करता हूँ तो मैं अपने शेड्यूल को जो है वो नाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब आपने जो शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि मेरे पास ये प्लान, ये ऑप्शंस हैं किसी काम को करने के लिए, अब मुझे उनके प्रॉस और उनके कॉन्स, प्रॉस उनके पॉजिटिव पॉइंट्स और कॉन्स मतलब उनके नेगेटिव पॉइंट, हर ऑप्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शंस को मुझे देख के चेक करना है कि मेरे अकॉर्डिंग, सी द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। मेरे अकॉर्डिंग मुझे कौन सा प्लान जो है वो बेटर रिटर्न दे रहा है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी प्रोजेक्ट में जो है पैसा लगाना है, मेरे पास ऑप्शन है A B C, ठीक है। इस वाले प्रोजेक्ट में मेरे को 20% रिटर्न मिलती है, इसमें 30% रिटर्न मिलती है और इसमें 15% रिटर्न मिलती है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, आप बोलोगे मैम प्रोजेक्ट बी में पैसा लगा दीजिए आप। बट यहाँ पे हाई रिस्क बहुत है, रिस्क बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी जो देना है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बी में क्या है, यहाँ पे भी हाई रिस्क है, ठीक है, रिस्क तो लेना पड़ता है नो डाउट बिजनेस में। अब यहाँ पे क्या है, मॉडरेट रिस्क है और गारंटी है कि आपको 15% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, मान लो वो कहता है 20-30 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, माइट भी आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो भी डूब जाए, ठीक है। तो हमारा जो सिलेक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव सारे ट्रेड ऑफ, रिस्क और रिटर्न के बीच में जो ट्रेड ऑफ है, एक बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे फॉलो अप करना है। क्लियर। तो इसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। अब सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया, हम सोचेंगे भाई हमारे लिए बेस्ट प्लान सी है, हम सी में इन्वेस्ट करेंगे। अब बाहर वाला पर्सन हमें बोलेगा भाई आप सी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, जब आपके पास 30% डबल रिटर्न है तो आप 15%। बट आपने पूरा इंटरनल एनालिसिस करा है रिस्क रिटर्न का कि नहीं भाई मुझे स्टेबल रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो मैं सी में लगाऊंगा। तो ये आपका अल्टरनेटिव्स है, क्योंकि आपने अपने प्रेमिसेस डेवलप किए, आपने अपने अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई किया है, इवैल्यूएट किया है, और अब आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो आपने रियल देखो, इसीलिए मैंने बोला ना इसको रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिसीजन ले लिया है, कैल गो विद दिस ऑप्शन सी, मेरे लिए सी ऑप्शन सही है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब हमें क्या करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जो मैंने प्लानिंग करी है उसे एक्शन में ले आना है। कि हम डिसाइड कर रहे थे ना व्हाट टू डू, हाउ टू डू, नाउ यू हैव टू डू। अब आपको करना पड़ेगा, आपको यू हैव टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब आपने एक्शन में आ जाना है, बेसिकली इट इज अ एक्शन स्टेप। अब आप एक्शन में आ चुके हैं कि ठीक है जी इन्वेस्ट कर दो, अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में हम इन्वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज फॉलो अप एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लानिंग इज फेल्ड विदाउट फॉलोइंग अप। ना फॉलो अप एक्शन में क्या होता है कि जो प्लान आपने इम्प्लीमेंट करा है, जिस अकॉर्डिंग आपने एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, क्या वो हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म हुई है, मतलब मैंने जो तय किया है वैसे ही परफॉर्मेंस गई है, तो हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाएंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं है देन व्हाट, आपके पास डेविएशंस आ गई, नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ गए, तब उनकी आपने मॉनिटरिंग करनी है और जो करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड हैं उनकी हम तैयारी करेंगे। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस। सो हमने प्लानिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स करें एक बार हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज आपको ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज यू हैव टू
डेवलप द प्रेमिसेस, मतलब बेसिक एजम्पशंस आपको लगानी है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट बिजनेस हिस्ट्री. नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, अपने जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उनकी लिस्ट बनाइए. ठीक है. नेक्स्ट आपको इवेल्युएट करना है अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को. देन आपको अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है कि मेरा बेस्ट डिसीजन कौन सा होगा, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए. देन इज आपको प्लान को इम्प्लीमेंट करना. दिस स्टेप इज नोन एज एक्शन मोड. क्लियर. तो अब आप एक्शन मोड में आ चुके हैं. एंड लास्ट इज फॉलो अप एक्शन. आई होप आपको प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका नेचर, लिमिटेशंस और प्लानिंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं. नेक्स्ट, लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स. अब हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ प्लान्स. अब टाइप्स ऑफ प्लान की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ प्लान क्या है कि अब प्लानिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान्स को मॉडिफाई करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज में आपको एक सिंगल डे की प्लानिंग चाहिए, किसी में आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए. ठीक है. तो इस तरीके के हम प्लान्स बनाते हैं. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है सिंगल यूज प्लान की हम बात करते हैं. तो सिंगल यूज प्लान क्या है, बेसिकली ये वन टाइम इवेंट के लिए यूज होता है. ठीक है. ये प्लान जो है जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ये जो एक्टिविटीज हैं वो रिपीट होंगी. बेसिकली जो हम सिंगल यूज प्लान करते हैं ना, ये नॉन रैकरिंग इन नेचर होता है. दो चीजें होती हैं, एक रैकरिंग, एक नॉन रैकरिंग. रैकरिंग समथिंग रेपिटेटिव इन नेचर एंड नॉन रैकरिंग मतलब जो रिपीट जो है नहीं होती है. ठीक है. अब इस प्लान के अंदर क्या होता है, जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, उसका जो टाइम स्पैन है वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में. कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो एक हफ्ते के होते हैं, कुछ एक दिन के होते हैं, कुछ एक महीने के होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमने एक सेमिनार या एक कॉन्फ्रेंस लगानी है. ठीक है. तो आपने प्लान करा कि आपका चीफ गेस्ट कौन है, आपने उसको कैसे ऑनर करना है, किस तरीके से सेमिनार होगा, मतलब कहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करोगे, आपका हॉल कौन सा यूज करोगे, आप कितने मेंबर्स की गैदरिंग होगी. सो दैट इज अ सिंगल यूज प्लान बेसिकली. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. इतना मतलब कोई मेजर इसमें प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, सिंगल यूज प्लान के ऑपोजिट होते हैं, जो रेगुलर एक्टिविटी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेपिटेटिव इन नेचर, या हमें नहीं कहते कॉन्टिन्यूस प्लान. ये प्लान्स क्या हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए और उनके रूटीन डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये प्लान्स जो हैं इंटरनली आप कह सकते हो चलते रहते हैं. ठीक है. स्टैंडिंग प्लान्स में क्या होता है, इनके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लान्स इन्वॉल्व होते हैं. स्टैंडिंग प्लान्स बेसिकली बड़ा प्लान आप कह लो, जिसके अंदर बहुत सारे प्लान्स होते हैं. जैसे कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी चाहिए, प्रोसीजर्स चाहिए, मेथड्स चाहिए कि इसमें क्या मेथड लगे, क्या रूल्स, क्या पॉलिसीज, क्या प्रोसीजर्स हम फॉलो करें. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर्स क्या है. तो स्टैंडिंग प्लान्स में काफी सारे डिफरेंट प्लान्स की कवरेज होती है. क्लियर. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. नेक्स्ट टाइप की प्लान है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव की बात करें, अब हमने प्लानिंग जहां से स्टार्ट किया था दैट वाज ऑब्जेक्टिव. ठीक है. हम स्टार्ट कर रहे थे भाई कि हमें प्लान करने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. प्रोसेस का भी पहला ये स्टेप था. अब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में क्या डिजायर करते हो, किस पोजीशन पे आप ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहते हो. बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका एक एंड रिजल्ट क्या है, आपका एंड रिजल्ट क्या है कहीं पे पहुंचने का, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंक्रीज करना है 10% सेल. ठीक है. या मुझे 20% का प्रॉफिट इंक्रीज करना है. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव. अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें किस तरीके का अपना फोकस रखना पड़ेगा, किस तरीके से हमें अपनी वर्किंग को रखना पड़ेगा, उस चीज के लिए हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिकली एक्सप्रेस करना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स जब भी आप सेट करेंगे दैट शुड बी इन स्पेसिफिक टर्म्स, दैट इज उन्हें मेजर किया जा सके. ठीक है. मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट प्लान इज स्ट्रैटेजी. नाउ स्ट्रैटेजी क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है. बेसिकली स्ट्रैटेजी इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान.
ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसे लॉन्ग रन के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी है, जैसे हमने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की केस स्टडी को डिस्कस करा था कि उनका प्लान है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई उन्हें फॉर्ब्स लिस्ट में आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हमारी स्ट्रैटेजी, रणनीति कहा जाता है इसे, हमें हमारी स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन के लिए उस तरीके की रखनी पड़ेगी कि टॉप लेवल को ऐसा काम करना है, मिडिल लेवल की ये ड्यूटीज होंगी, लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल पर लोगों को इस तरीके का काम करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, आप मूवीज देखते हैं, ठीक है, कुछ शोज देखते हैं, उसमें कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी रही हमारी इस काम को करने के प्रति, मतलब रणनीति। आप इवन लेट्स सपोज आप मैच देखते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव देयर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें, ठीक है, किस तरीके के रिसोर्सेज हम जो है वो एलोकेट करेंगे, किस लेवल पे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी है। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिसी। नेक्स्ट इज पॉलिसी। अब पॉलिसीज क्या होती हैं, बेसिकली पॉलिसीज हमारी जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं। पॉलिसीज हमारी जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें गाइड करती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर डिसीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कॉलेज है, उसकी पॉलिसी है भाई हम 60% वाले को एडमिशन देंगे, ठीक है, मतलब 60% से बिलो वाले को वहां पे एडमिशन है नहीं, तो स्पेसिफिकली जो है उन्होंने इस चीज को स्पेसिफाई कर दिया इन जर्नल टर्म्स कि भाई ये हमारी पॉलिसीज हैं। क्लियर? जो पॉलिसीज हैं वो हर लेवल पे रिक्वायर्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन के, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक। तो पॉलिसीज जो है वो कंपनी के लिए माइनर डिसीजंस के लिए भी बन सकती हैं, मेजर डिसीजंस के भी लिए बन सकती हैं। जैसे कंपनी की कुछ मेजर पॉलिसीज हैं, फॉर एग्जांपल अपने कस्टमर्स के टेस्ट को जानना, क्लाइंट्स को जानना, कॉम्पिटिटर्स को जानना, ठीक है जी। और माइनर पॉलिसीज क्या होती हैं, जो कि एप्लीकेबल होती हैं इनसाइड द कंपनी, ठीक है। हमें कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए तो उस चीज के लिए हम माइनर पॉलिसीज बनाते हैं। मेजर ऑब्वियसली आपको आपका क्रेडिटर, आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, उनके लिए मेजर पॉलिसीज बनती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ना बेसिकली रूटीन स्टेप्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करते हैं तो पूछा जाता है, जैसे आप 10th में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो लैब में जाते हैं तो हम वहां पे लेट्स सपोज हमें कोई प्रैक्टिकल कंडक्ट करना है, तो टीचर हमें वहां पे बताता है कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल खोलिए, वहां पे आपको प्रोसीजर्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं, प्रोसीजर स्टेप्स जो है ना, प्रोसीजरल स्टेप्स वो मेंशन कर रखे हैं कि आप किसी एक्टिविटी को कैसे कैरी आउट करोगे। सो बेसिकली ये डिटेल करते हैं हमें कि एग्जैक्ट मैनर जिसमें किसी भी काम को परफॉर्म किया जा सके। जर्नली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस हो सकता है। जैसे आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल अकाउंट्स में आपने किया होगा, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब उस इवेंट को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करना इन द ऑर्डर ऑफ हैपनिंग, ठीक है, पहले कौन सा काम हुआ फिर उसके बाद क्या है, सो दैट ये क्यों किया जाता है, ताकि हम इन्हें इंटरलिंक कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट इज मेथड। मेथड, अब मेथड क्या होता है, बेसिकली मेथड आपको, जैसे आपने कहा होगा ना इस काम को करने का मेथड क्या है, मतलब अ स्पेसिफाइड वे, प्रिस्क्राइब करना, एक स्पेसिफाइड तरीका किसी काम को करने का। जब आप एक स्पेसिफाइड वे परफॉर्म किसी भी काम को करने का सेट करते हैं, दैट इज अ मेथड। तो ये आपको क्या करता है, जो आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जैसे आप प्रोसीजर फॉलो करें, फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन उस काम को करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। जैसे आपने ना टेलर, FW टेलर ने मेथड स्टडी करवाया था कि एम्प्लॉइज काम तो करते हैं, एक काम को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। अब उनमें से एक पर्सन ने काम किया जिसने मिनिमम टाइम लिया, मिनिमम वेस्टेज करा और मैक्सिमम रिजल्ट दिया ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो मेथड है दैट इज मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी प्लानिंग के अंदर ऐसा मेथड चूज करना है दैट इज वेरी वेरी बेस्ट और मिनिमम वेस्टेज हो। नेक्स्ट रूल, रूल टाइप ऑफ प्लान, फाइन। अब रूल क्या है, ये स्पेसिफिक, पॉलिसीज में हमने पढ़ा था जर्नल स्टेटमेंट्स, अब रूल्स क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं व्हाट इज टू बी डन।
ठीक है, ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी या डिस्क्रिशनल लॉ नहीं करती हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करती है मैनेजरियल डिसीजन को, एक्शन को, विच मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, वहां पे लिखा होता है स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है। अब आप सड़क पे जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो आपको लाल बत्ती पे रुकना है, ठीक है, येलो पे अलर्ट होना है, ग्रीन पे चलना स्टार्ट करना है। सो ये रूल है जो कि आपको स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है इन्फॉर्म कर रहा है क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कि मेरा रेड लाइट पे चलने का मन कर रहा तो मैं चलूंगी, ग्रीन पे रुक जाऊंगी। नो काइंड ऑफ डिस्क्रिशन, मतलब आपकी पर्सनली आपके पर्सनल रिस्पॉन्सेज नहीं चलेंगे यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है बेसिकली, जैसे हम कहते हैं ना भाई क्या प्रोग्राम है आज का, ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है, डिटेल स्टेटमेंट है अबाउट अ प्रोजेक्ट जो आउटलाइन करता है कि ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एनी कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए क्या पॉलिसीज आप लगा रहे हो, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे एक पर्टिकुलर टारगेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्लियर है। तो प्लान में, प्रोग्राम में क्या होता है बेसिकली, इसमें माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी डिटेल्स को भी हम वर्कआउट करते हैं। सो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्लान से एक और रह गया है, उसमें है हमारे पास बजट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी। बजट क्या है बेसिकली, बजट एक स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट जिन्हें कि हम न्यूमेरिकल टर्म्स में बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन 50,000 यूनिट्स के ऊपर ऑपरेट करेगी, मतलब हमें 50,000 यूनिट बनाने, उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उसके लिए लेबर कितनी लगेगी, उसके लिए हम और किस तरीके की चीज़ें यूज़ करेंगे, इस सारी चीज़ों को जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी या एक्सप्रेसिबल जो काउंटेबल फॉर्म में उसमें यूज़ करते हैं, तो वो बजट होता है। तो बहुत ईजी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी मदर्स हैं, हर मंथ एक बजट बनाती हैं। जब आपके फादर ने सैलरी देते हैं, मानिए 10 या 15,000 रुपए दिए कि घर का खर्चा, तो राशन कितने का लाना है, ग्रॉसरी कितने का होगा, सब्जियां कितने की होंगी, फ्रूट्स कितने का होगा। तो बेसिकली बजट रिप्रेजेंट करता है सारी आइटम्स को जो कि नंबर्स में एक्सप्रेस हो सके। अब हम अगर कॉमर्स के हिसाब से बात करें तो बजट में कैश बजट बनता है जो कि बताता है बेसिक मैनेजमेंट ऑफ कैश, कि आपने कैश को कैसे यूज किया है, ठीक है। इसमें कैश इनफ्लोज होते हैं और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब है पॉजिटिव फ्लो, ठीक है, और आउटफ्लो का मतलब है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने पैसे दिए हैं तो पैसे मेरे पास आए हैं तो वो कैश इनफ्लो हो गया। अगर मैंने सब्जी खरीदी, सब्जी वाले को पैसे दे दिए, मेरी तरफ से कैश चला गया, दैट इज कैश आउटफ्लो। क्लियर। सो इनफ्लो और आउटफ्लो जब हम माइनस करते हैं, अगर हमारे इनफ्लो ज्यादा है, पॉजिटिव फ्लो ज्यादा है तो वो सरप्लस है, और अगर नेगेटिव फ्लो ज्यादा है तो वो हमारे पास डेफिशिएंसी है। तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है, एक एडुकेट बैलेंस कैश का मेंटेन करके रखना होता है इमरजेंसी के केस में। तो इस चीज के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, दैट comes under the which type of plan, budgeting type of plan. Clear. So this is how we have completed our planning chapter, which is very very important. We have discussed the concept of planning, then importance of planning, then nature, which is also called characteristics and features of planning. Then we have discussed the limitations and the various steps, which is very very important for the process of planning. Then we have discussed the different types of plans. So here we complete our chapter. Keep learning, keep sharing. अगर आपको कोई भी doubt होता है, you can ask in the comment section. Thank you.